करण ने हाँ में सिर हिला दिया तो सुहानी खुशी खुशी रूम देखने के लिए भाग गई। उसने कुछ रूम देखे, फिर बोर हो गई और मन ही मन बोली, पहले घर देख लूं। सुहानी इधर उधर भागते हुए सब कुछ देख रही थी। उसने सोचा, पहले विला देख लेती हूं, फिर बाद में रूम चूज करूंगी। ये इस रॉयल सोसाइटी का सबसे बड़ा विला था, जो 4 मंजिला था और पूरी तरह से ऐसा लग रहा था जैसे कोई शाही महल हो। उसका आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा सुंदर था, जो उसे फैशनेबल और एलिगेंट दोनों बना रहा था। उसका लिविंग रूम बहुत बड़ा था। सुहानी ऊपर लगे झूमर को घूम घूम कर देख रही थी। दीवारों पर कई सारी महंगी पेंटिंग्स और आर्टिफैक्ट्स थे, जो उसे मॉडर्न टच दे रहे थे। नीचे जो सॉफ्ट मैट्रेस था, उसके ऊपर गिरने पर भी चोट नहीं लगती। लिविंग रूम के एक तरफ ओपन प्लान किचन था, जो हर तरह के कुकिंग अप्लायंसेस से लैस था। दूसरी तरफ डाइनिंग रूम था, जो बहुत बड़ा और खूबसूरत था। सुहानी ने भी कुछ रूम देखे और फिर दूसरी मंजिल पर चली गई, जहां पर कुछ बेडरूम और गेमिंग रूम थे। और तीसरी मंजिल में भी कुछ रूम और एंटरटेनमेंट रूम जैसे फंक्शनल एरिया थे। वहां एक बड़ा सा होम थिएटर था। सुहानी ने तो अभी से सोच लिया था कि वो यहां रात को मूवी देखेगी। हर कमरा बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। चौथी मंजिल पर सिर्फ 2 कमरे थे और एक ओपन एयर बालकनी थी, जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सभी रूम देखने के बाद सुहानी ने जाकर अपने लिए एक रूम चूज किया। वो तीसरी मंजिल पर था और बहुत सुंदर लग रहा था। अंदर सब कुछ पिंक कलर से डेकोरेट था, जो उसे बहुत पसंद आया था, बिल्कुल किसी प्रिंसेस के रूम की तरह। सुहानी ने रूम चूज करने के बाद अपने भाई को बता दिया। उसे इतना खुश देखकर करण भी खुश था। उसने मन ही मन सोचा कि उसने राठी फैमिली से रिश्ता तोड़कर सच में अच्छा किया, वरना वो अपनी बहन के होठों पर यह मुस्कान कभी नहीं देख पाता। उसकी बहन राठी फैमिली में रहकर कभी भी खुश नहीं रह पाती। उसने सुहानी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, ठीक है, जाओ कपड़े चेंज करके आओ, हम मॉल चलेंगे। तुम्हें जो भी चाहिए हम मॉल से ले लेंगे। पहले उसके पास पैसे नहीं होते थे और राठी फैमिली भी उन्हें खर्च करने के लिए पैसे नहीं देती थी। इसलिए वो अपनी पार्ट टाइम जॉब से जितना कमाता था, खुद का और अपनी बहन दोनों का खर्च उठाता था। इसलिए उसकी बहन के पास कोई महंगे कपड़े नहीं थे, जिस वजह से वो जानता था कि उसे स्कूल में बुली किया जाता होगा। पर अब जब उसके पास इतना पैसा था, तो वो अपनी बहन की पसंद की हर चीज उसे दिलाना चाहता था। पर भाई, आपके पास इतना पैसा कहां से आया कि आपने इतना बड़ा विला खरीद लिया? आपने मुझे अभी तक बताया नहीं। करण को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे, क्योंकि सिस्टम ने होस्ट को पूरी तरह से मना किया था कि वो सिस्टम की बात किसी और को नहीं बता सकता। और अगर कभी वो अपनी बहन को बताता भी, तो भी उसकी बहन को भरोसा नहीं होता। इसलिए वो उसे मनगढ़ंत कहानी बनाते हुए बोला, मैंने बहुत पहले अपनी पार्ट टाइम जॉब के पैसों से इन्वेस्ट किया था। अब उसका मुझे प्रॉफिट मिल चुका है, इसलिए मेरे पास अभी बहुत पैसा है। इसी पैसे से मैंने ये विला खरीदा है और आगे भी मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा हूं। और अगर बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, मैंने बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, वहां से मुनाफा मिल जाएगा। सुहानी को अपने भाई की बात पर डाउट नहीं हुआ, क्योंकि उसका भाई सच में बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था और वो भी बिजनेस स्टडीज करना चाहती थी। इसलिए अगर वो अभी से इन्वेस्ट करता था तो ये बहुत अच्छी बात थी। वो बहुत खुश हो गई। उसने करण को हग कर लिया और बोली, पर भाई, अभी आपने उस पैसे से विला खरीदा है और अब आप मुझे शॉपिंग पर ले जाना चाहते हैं। क्या आपका ज्यादा पैसा खर्च नहीं हो जाएगा? मेरे पास अभी ड्रेस है, हम फिर कभी शॉपिंग के लिए चले जाएंगे। दरअसल वो अपने भाई के ज्यादा पैसे खर्च करने से डरती थी। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसका भाई, जो इतनी मेहनत से पैसा कमा रहा है, उसके पीछे ज्यादा खर्च कर दे। मैं जो कमा रहा हूं वो तेरे लिए भी तो है पगली, इसलिए ज्यादा मत सोच और जाकर कपड़े चेंज कर ले। हम दोनों आज शॉपिंग पर जाएंगे। आज तुम्हें जो भी चाहिए, तुम्हारा भाई तुम्हें सब कुछ दिलाएगा। करण ने उसे रूम में भेज दिया। सुहानी की आंखों में आंसू थे। जब से डैड और मॉम गए थे, तब से उसके लिए उसका भाई ही सब कुछ था। उसके भाई के पास पैसा हो या न हो, उसके भाई ने उसे सब कुछ देने की कोशिश की थी और एक माँ बाप की कमी को भी पूरा करने की कोशिश की थी। पर सुहानी कभी भी अपने भाई पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसके लिए उसके भाई का प्यार ही काफी था। पर आज अपने भाई को इतना सक्सेसफुल देखकर वो बहुत ज्यादा खुश थी। वो ये बात सबको चिल्ला चिल्ला कर बताना चाहती थी कि उसका भाई कितना आउटस्टैंडिंग है। वहीं उसके जाने के बाद करण बैठा ही था कि उसका फोन रिंग करने लगा। करण देखा तो ये उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया शर्मा का फोन था। उसके होठों पर मुस्कान आ गई।
उसने फोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ से प्रिया की चिल्लाने की आवाज आई, तुम गधे बेवकूफ! मैंने सुना है कि तुमने राठी फैमिली से अपना सारा रिश्ता तोड़ दिया है। क्या तुम पागल हो गए हो? राठी फैमिली के नाम के अलावा तुम्हारे पास और क्या है? तुम राठी फैमिली के बेटे हो, चाहे वो तुम्हें किस तरह भी ट्रीट करें, फिर भी तुम उनके घर के जायज बेटे थे। इसीलिए मैंने तुमसे प्यार किया था। पर अब तुमने क्या किया? तुमने उनसे ही रिश्ता तोड़ दिया। अब तुम क्या करोगे? क्या अपनी बहन को लेकर भीख मांगोगे? उसकी बात सुनकर करण हैरान था। क्या प्रिया ने सिर्फ इसलिए उसे बॉयफ्रेंड बनाया था क्योंकि वो राठी फैमिली का बेटा था? करण का दिल धक से रह गया। वो गहरी सांस लेकर बोला, क्या तुमने सिर्फ राठी सरनेम के लिए मुझे प्यार किया था? क्या तुम मुझे दिल से प्यार नहीं करती थी? उसके सवाल सुनकर प्रिया हंसते हुए बोली, तुम जैसे फटीचर को मैं क्यों प्यार करूं? तुम सिर्फ राठी फैमिली के बेटे थे, इसलिए मैंने तुमसे प्यार किया था। अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूं, तो अभी जाकर राठी फैमिली में अपने दादाजी से माफी मांगो और राठी फैमिली में वापस जाओ। अगर तुमने किसी प्रेग्नेंट लड़की से शादी भी कर ली तो भी अच्छा ही होगा। फिर भी हम अपना रिश्ता कंटिन्यू कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर करण को घिन आने लगी। वो कुछ कहता उससे पहले सिस्टम की आवाज उसके कान में पड़ी। होस्ट के लिए ऑप्शन। पहला ऑप्शन, अपनी गर्लफ्रेंड की बात मानकर राठी फैमिली में माफी मांगने जाओ, ब्रेकअप मत करो, इनाम 3 लाख रुपए। दूसरा ऑप्शन, अपनी गर्लफ्रेंड को मना कर दो, उससे ब्रेकअप कर लो, इनाम एक बुगाटी ला वोइचर नोयर। ये ऑप्शन देखकर करण की आंखें चमकने लगी। कोई बेवकूफ ही बुगाटी को छोड़ेगा जिसकी कीमत 132 करोड़ है। अभी अभी करण के दिल में जो दर्द उठ रहा था क्योंकि वो ब्रेकअप करने वाला था, वो कहीं गायब हो गया और उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं। उसने जल्दी से ऑप्शन 2 को चूज किया और प्रिया को ठंडी आवाज में बोला, तो फिर पूरी तरह से अलग हो गए हम। आज से ब्रेकअप कर लेते हैं। आगे से कभी मुझसे भीख मांगने मत आना। इतना कहकर करण ने फोन रख दिया और तभी सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो होस्ट, आपने ऑप्शन 2 चूज किया है, इसलिए आपको बुगाटी ला वोइचर नॉयर इनाम में मिल रही है। आपकी कार बाहर पार्किंग एरिया में आपको मिल जाएगी। सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनकर करण को ऐसा लग रहा था जैसे वो 7वें आसमान में उड़ रहा हो। अच्छा हुआ जो उसने प्रिया से ब्रेकअप कर लिया। उसे थोड़ा बुरा तो लगा था, पर राठी फैमिली में वापस जाकर नाक रगड़कर माफी मांगने से अच्छा वो प्रिया को छोड़ना पसंद करता। प्रिया को वो पहले पसंद नहीं करता था, पर यह प्रिया ही थी जो 1 साल तक उसके पीछे पड़ी रही, जिस वजह से उसे लगा शायद प्रिया उसे सच में प्यार करती है। इसीलिए आखिर में उसने उसे हाँ कर दिया। पर उसे क्या पता था कि प्रिया सिर्फ उसे इसलिए प्यार करती है क्योंकि वो राठी खानदान का बेटा है। उसे इस वक्त प्रिया से घिन भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। वहीं सुहानी जो इस वक्त अपने रूम में थी, रूम की पिक्चर क्लिक करके अपनी दोस्त किंजल को सेंड कर रही थी। उसने सोच लिया था जब वो शॉपिंग करके वापस आएगी तो पूरे घर का वीडियो बनाकर अपनी स्टेटस में डालेगी और सबको बताएगी कि उसका भाई कितना अच्छा है, उसके भाई ने उनके रहने के लिए कितना अच्छा घर खरीदा है। वरना जब भी स्कूल में उसके भाई के बारे में भला बुरा कहा जाता था कि उसका भाई फटीचर है और सिर्फ कुछ हजार रुपए कमा रहा है, तब उसे बहुत गुस्सा आता था, बुरा भी लगता था और रोना भी आता था। उसका भाई उसके लिए सब कुछ था। वो उन दोनों के फ्यूचर के लिए कड़ी मेहनत करता था। जो कुछ 1000 रुपए को सब लोग इतना नीचे समझते थे, उसे कमाने के लिए उसका भाई पार्ट टाइम जॉब करके दिन रात मेहनत करता था। उसे पढ़ाने के लिए उसका भाई बाहर खाना नहीं खाता था और इन लोगों की हिम्मत थी कि वो उसके भाई को नाकारा और फटीचर कहते थे, जो खुद अपने बाप के पैसों पर ऐश करते थे। पर तब उसके पास कोई सहारा नहीं था ये सब कहने के लिए, क्योंकि वो सब बहुत बड़े खानदान के बच्चे थे और उनका खानदान उनकी फैमिली को पसंद नहीं करता था और वो अपने भाई के लिए मुसीबत नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए कुछ नहीं कहती थी। वो जल्दी एक अच्छा ड्रेस पहनकर बाहर चली गई। उसने आज सबसे अच्छा ड्रेस पहना था जो उसके भाई ने उसके लिए पूजा पर लिया था। वो नीचे गई तो देखा उसका भाई इस वक्त बहुत खुश लग रहा था। उसे तैयार देखकर करण बोला, चलो प्रिंसेस चलते हैं। उसने अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया और बाहर चला गया। सुहानी भी आज अपनी हमेशा की पर्सनैलिटी से अलग खुशी से फुदकते हुए जा रही थी। अपनी फैमिली की बेरुखी और अपने भाई की मेहनत की वजह से वो हमेशा उदास रहती थी, इसलिए वो ज्यादा बचपना नहीं करती थी। पर अब अपने भाई को सक्सेसफुल देखकर उसका चाइल्डिश बिहेवियर बाहर आ रहा था और उसकी इस बिहेवियर को देखकर करण खुश था।
वो चाहता था उसकी बहन बाकी बच्चों की तरह बचपना करे, खुश रहे, जिद करे, जैसा वो तब करती थी जब मॉम और डैड थे। पर उनके गायब होने के बाद से अपने भाई को परेशानी में देखकर सुहानी हमेशा अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर बिहेव करने की कोशिश करती थी। करण उसे गैरेज में ले गया जहां कार पार्क थी। सुहानी नहीं जानती थी कि उसके भाई के पास एक गाड़ी भी है, इसलिए वो बोली, भाई हम बाहर की तरफ नहीं जा रहे हैं क्या? हमें टैक्सी से जाना होगा ना? करण हंसते हुए बोला, नहीं, मेरी खुद की कार है, हम उसी में जाएंगे। कार के साथ सिस्टम ने उसे सुपर ड्राइविंग स्किल भी दिया था। अगर वो चाहे तो सबसे अच्छा रेसर भी बन सकता था। जैसे ही वो दोनों गैरेज में पहुंचे, एक चमचमाती ब्लैक बुगाटी दोनों की नजरों में आई। इतने अच्छे और महंगे कार को देखकर सुहानी का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया था। उसे इन कारों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, पर इस कार को देखकर ही उसे लग रहा था कि यह बहुत महंगी होगी। उसने जल्दी से फोन निकाला और कार की पिक्चर को सर्च किया, तो जो रिजल्ट आया उसे देखकर तो उसके होश उड़ने वाले थे, क्योंकि उस कार की कीमत पूरे 132 करोड़ थी और ये एक लिमिटेड एडिशन कार थी जो अभी इंडिया में सिर्फ एक ही थी, जो उसके भाई के पास थी। करण भी हैरान था, पर उसने अपनी हैरानी को छुपाया और बोला, चलो चलते हैं। सुहानी ने कार को देखा और अपने भाई से बोली, भाई आपने इतनी महंगी कार कब ली? और क्या आपको पैसे बचाने की जरूरत नहीं है? करण उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, मेरे पास बहुत पैसे हैं, इसलिए मुझे पैसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलो। उसने सुहानी को और कुछ पूछने का टाइम नहीं दिया और उसे पैसेंजर सीट पर बैठा दिया और खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सुहानी इस वक्त कार के अंदर के इंटीरियर को देख रही थी, जो इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था कि उसका मन कर रहा था यहीं पर बैठी रहे। वो चाहती थी कि राठी परिवार उसके भाई की तरक्की को देखे, देखे कि उन्होंने क्या खोया है। उसका भाई एक असली हीरा है और राठी परिवार ने रोहन और राज जैसे कांच को उठाकर उसके भाई जैसे हीरे को खो दिया है। करण ने कार ड्राइव की और वहां से निकल गए। वहीं सोसाइटी में जो लोग अभी अभी अपने विला से बाहर आए थे, अपनी रॉयल सोसाइटी में इतनी महंगी और लिमिटेड एडिशन कार को देखकर हैरान थे। सब उस कार के बारे में सर्च करने लगे और कार की कीमत देखकर तो उनकी आंखें भी फटी की फटी रह गई थीं। और कुछ लोग जो पहले से ही उसकी कीमत जानते थे, वो भी उस कार के ओनर के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि इस कार को खरीदना बहुत मुश्किल था। भले ही आपके पास 132 करोड़ रुपए हो, फिर भी इसे खरीदना पॉसिबल नहीं था। उन्होंने सुना था 1 महीने पहले किसी ने इस कार को उसकी कीमत से ज्यादा पैसा देकर खरीद लिया है, और आज उन्हें पता चल रहा था कि जिसने उस कार को खरीदा था वो उनके ही रॉयल सोसाइटी में रहता है। करण की कार को सिक्योरिटी गार्ड ने नहीं रोका, क्योंकि उसे कार का नंबर ऑलरेडी रजिस्टर में मौजूद था। पार्ट 2। वहीं दूसरी तरफ प्रिया शर्मा, जो करण की गर्लफ्रेंड थी, इस वक्त एक शॉपिंग मॉल में थी और गुस्से से तिलमिला रही थी। इस वक्त वो अपने दूसरे बॉयफ्रेंड और अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। उसने फोन को देखा और बोली, इस करण की इतनी हिम्मत जो ये मुझसे ब्रेकअप कर रहा है। मैंने तो सोचा था इस करण के जरिए मैं अमीरों की सोसाइटी में ऑन्टर करूंगी। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसके पास आकर बोला, बेबी, तुम उस फटीचर के बारे में क्यों सोच रही हो? चलो हम शॉपिंग करते हैं, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। और अच्छा हुआ जो तुमने उसे छोड़ दिया और मेरी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। प्रिया बच्चों की तरह उसकी बाहों में घुस गई और बोली, तुमने सही कहा बेबी, तुम मेरे लिए सबसे बेस्ट हो। प्रिया घमंड से बोली। उसके चेहरे पर बहुत सारा मेकअप था। वो इतनी खूबसूरत नहीं थी, फिर भी मेकअप के बाद वो खूबसूरत लग रही थी। वो अपने बॉयफ्रेंड और दोस्तों के साथ शॉपिंग करने के लिए चली गई। वहीं राठी मैंशन में इस वक्त सब हॉल में बैठे हुए थे और अभी अभी गुरुनाथ राठी ने मंडल फैमिली को फोन करके माफी मांगी थी और सब कुछ समझाया था कि ये सब गलती करण की है और इसलिए उन्होंने करण को घर और इस फैमिली से निकाल दिया है। अगर वो फिर से यहां पर माफी मांगते हुए आया तो वो उसे फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे जब तक कि वो रिया से शादी करने के लिए तैयार नहीं हो जाता। गुरुनाथ जी ने गुस्से से अपना फोन रखा और बोले, जाकर देखो क्या वो लड़का यहां से चला गया है? उनकी बात सुनकर भरत राठी ने हां में सिर हिलाया और एक गार्ड को बुलाकर उसे जाकर करण को देखने के लिए कहा। उस गार्ड ने हां में सिर हिलाया और बाहर चला गया। उसके जाने के बाद विमला जी अपने पति की तरफ देखकर बोली, मुझे नहीं लगता कि हमें करण और सुहानी को घर से निकालना चाहिए था। कुछ भी हो, वो देवेश का बेटा और बेटी है। कभी वो आकर हमसे पूछे कि उसके दोनों बच्चे कहाँ हैं तो हम उसे क्या जवाब देंगे?
उनकी बात सुनकर गुरुनाथ जी थोड़े गुस्से से बोले, मुझे नहीं लगता कि देवेश और उसकी वो बीवी फिर से वापस आएंगे। 6 साल हो गए हैं। क्या वो बीच में वापस आए? नहीं ना। और हमें दोनों एहसान फरामोश बेवकूफों को पालने की कोई जरूरत नहीं है। वो दोनों यहां बैठकर सिर्फ हमारा खाना वेस्ट कर रहे हैं। वो किसी काम के नहीं हैं। पर वो लोग भूल गए कि करण और सुहानी यहां किस हालत में थे। ना तो उन्हें यहां पर ठीक से खाना मिलता था और ना ही कपड़े मिलते थे। जब से करण 16 साल का हुआ था, तब से वो खुद ही पार्ट टाइम जॉब करके पैसा कमा रहा था ताकि अपनी बहन को अच्छे से खाना दे सके और नए कपड़े दे सके। वो भूल गए थे कि करण और सुहानी इस घर में नहीं बल्कि आउट हाउस में रहते थे। आउट हाउस जहां पर उनके स्टाफ और गार्ड रहते थे। घर के मेंबर को कोई वहां कैसे रहने दे सकता था? अगर यहां करण होता तो इन सबको दो दो थप्पड़ लगा देता और उन्हें बताता कि वो उन्हें किस तरह का खाना दे रहे थे और किस तरह से रख रहे थे। उनकी बात सुनकर विमला जी ने कुछ और कहने की कोशिश नहीं की। वैसे भी इस घर में उनकी बात को ज्यादा कोई नहीं सुनता था। इस घर में जो भी फैसला लेना होता था वो सब गुरुनाथ जी और उनके दोनों बेटे ही लेते थे। इसलिए उनके कुछ बोलने का भी कोई फायदा नहीं था। वो सब अभी भी करण को कोस रहे थे क्योंकि सारी गलती उनके हिसाब से करण की ही थी। तभी जिस गार्ड को उन्होंने भेजा था वो वहां वापस आ गया और बोला, सर, करण बाबा और मिस सुहानी वहां नहीं है और उनका सामान भी नहीं है। लगता है वो घर छोड़कर चले गए हैं। मैंने एक गार्ड से पूछा तो उसने बताया कि वो तो कब के चले गए थे। वो बाहर जाकर कैब में बैठे और फिर यहां से बाहर निकल गए। उसकी बात सुनकर गुरुनाथ जी ने उसे जाने के लिए कहा और बोले, अच्छा हुआ चले गए। मैं भी देखता हूं कि कब तक वो बाहर अपनी पार्ट टाइम जॉब से पैसा कमाकर सरवाइव कर पाता है। शरद जी बोले, हाँ बाबा, मुझे तो लगता है वो 2 दिन में फिर से यहां वापस आ जाएगा सुहानी को लेकर। भला हमारी फैमिली को छोड़ने के बाद उसे कहां से जॉब मिलेगी? सबने हां में सिर हिलाया। रोहन और राज के होंठों पर शैतानी स्माइल थी। राज गुस्से से मन ही मन बोला, जब तुम यहां वापस आओगे तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। अगर मैं तुमसे नाक रगड़कर माफी न मंगवाऊं तो मैं भी राज राठी नहीं। वहीं दूसरी तरफ सुहानी इस वक्त बहुत ज्यादा खुश थी। उनकी कार आकर शॉपिंग मॉल के बाहर रुकी। सुहानी एक खुश चहकती चिड़िया की तरह बाहर निकली और अपने भाई का हाथ पकड़ लिया। वहीं सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से वहां पर उनके पास आ गया। उसने आज तक इतनी ज्यादा महंगी कार कभी नहीं देखी थी। उसने जब उन दोनों भाई बहन को देखा तो उसे थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि दोनों के कपड़े बहुत साधारण थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी कार चलाने वाला इंसान इतने साधारण कपड़े क्यों पहने हुए है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों बस जिंदगी का अनुभव लेने के लिए निकले हों? आजकल बहुत सारे रिच फैमिली के बच्चे ऐसा ही करते हैं। गार्ड ने रिस्पेक्ट के साथ उन्हें देखा और बोला, सर, कार दूसरी तरफ पार्क कीजिए। जो महंगी कार रहती हैं वो उस तरफ पार्क होती हैं और यहां पर सिर्फ बाइक और छोटी कार ही पार्क हो सकती हैं। वरना कभी कभी गलती से पार्किंग करते वक्त दूसरी कार से टक्कर लग जाती है। वीआईपी पार्किंग में सबकी पार्किंग स्पेस अलग अलग है। करण पहली बार आया था इसलिए उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। उसने कार की चाबी गार्ड को दी और उसे ही पार्किंग कर देने के लिए बोल दिया। उसने बस वीआईपी पार्किंग एरिया को याद रखा और सुहानी को लेकर अंदर चला गया। दोनों भाई बहन एक बड़े स्टोर में चले गए। वहीं जब स्टाफ ने उन दोनों के कपड़ों को देखा तो उन सब ने मुंह सिकोड़ लिया। पर एक लड़की आगे आई और बोली, आपको क्या चाहिए सर? मैम, अगर आप बताएंगे तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूं और आपको सही सेक्शन में जाने के लिए गाइड कर सकती हूं। उस लड़की ने उन दोनों के कपड़े देखकर उन्हें जज नहीं किया। वो भी तो एक मिडिल क्लास फैमिली से ही थी। क्या हुआ अगर मिडिल क्लास फैमिली के लोग यहां से कपड़े नहीं ले सकते? सुहानी कम दाम के कपड़े लेकर अपने भाई के पैसे बचाना चाहती थी, पर उससे पहले ही करण बोला, जहां सबसे अच्छी ड्रेस हो हमें उसी सेक्शन में ले चलो। उस लड़की ने उन्हें देखा पर कुछ नहीं बोली। यहां सभी ड्रेस बहुत महंगी थीं, चाहे नॉर्मल ड्रेस ही क्यों ना हो। फिर भी वो अपनी जॉब कर रही थी। वहीं उन तीनों के जाने के बाद बाकी सेल्सवुमेन बातें करने लगीं। ये सीमा तो बहुत पागल है यार। जरा देखो उन दोनों के कपड़ों को, वो बिल्कुल फटीचर लग रहे हैं। क्या वो हमारे स्टोर से कुछ भी खरीद सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। दूसरी सेल्सवुमन ने भी हां में सिर हिलाया और बोली, सीमा नई नई आई है ना, इसलिए उसे पता नहीं है कि कौन से कस्टमर महंगे ड्रेस खरीद सकते हैं। वहीं वो लड़की जो सीमा थी, करण और सुहानी को ड्रेस दिखा रही थी। जब सुहानी ने ड्रेस की कीमत देखी तो वो हैरान रह गई। हर एक ड्रेस की कीमत 50,000 से ज्यादा की थी। कीमत देखकर तो सुहानी यहां से भाग जाना चाहती थी, पर वो पहली बार इतनी खूबसूरत ड्रेस देख रही थी, इसलिए उसने एक ड्रेस को उठाकर देखा। तो करण बोला,
क्या ये तुम्हें पसंद है प्रिंसेस? सुहानी ने हाँ में सिर हिला दिया। इस ड्रेस की कीमत 50,000 थी। उसने सोचा वो यही एक ड्रेस लेगी और अपने भाई का ज्यादा पैसा खर्च नहीं करेगी, पर उसे और भी ड्रेस पसंद आ रही थी, इसलिए वो चूज नहीं कर पा रही थी कि कौन सी लें। करण समझ गया कि उसकी बहन उसके पैसों को बचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए जो भी ड्रेस उसकी बहन को पसंद आ रही थी और सुहानी उसे हाथ में लेकर देख रही थी, करण ने उन सभी ड्रेस को सीमा को ले जाने के लिए कहा। उसकी बात सुनकर सीमा हैरान थी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों भाई बहन इतने सारे महंगे ड्रेस लेने आए होंगे। फिर भी उसने कोई सवाल नहीं किया। वहीं सुहानी की नज़र एक खूबसूरत वाइट ड्रेस पर पड़ी, जो एक लॉन्ग ड्रेस थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। सुहानी ना चाहते हुए भी उस तरफ चली गई। उसने उस ड्रेस को हाथ में लेकर देखा। करण उसके लिए और ड्रेस ले रहा था। उसके पास अब इतना पैसा था कि वो अपनी बहन को जितनी चाहे ड्रेस दिला सकता था। वहीं सुहानी उस ड्रेस को लेकर अपने भाई के पास जाने ही वाली थी कि तभी किसी ने उसके हाथ से वो ड्रेस छीन ली। सुहानी ने हैरानी से सामने देखा तो उसके सामने इस वक्त प्रिया शर्मा खड़ी थी। ये लड़की उसे ज्यादा पसंद नहीं थी, पर उसके भाई इस लड़की से प्यार करते थे, इसलिए उसने कभी कुछ नहीं कहा था। उसे लगा था कि प्रिया शर्मा की असलियत जानकर उसके भाई का दिल टूट जाएगा। सुहानी को अब तक नहीं पता था कि उसके भाई ने इस लड़की से ब्रेकअप कर लिया है। वहीं जब प्रिया ने सुहानी को देखा तो उसकी आंखों में घिन साफ दिखाई दे रही थी। उसे तो हमेशा से सुहानी और करण दोनों भाई बहन किसी भिखारी से कम नहीं लगते थे। सिर्फ करण राठी फैमिली का बेटा था, इसलिए वो उसके साथ थी। करण से भी उसे कोई प्यार नहीं था। वो बस उसका इस्तेमाल करके राठी फैमिली जैसी बड़ी फैमिली में जाना चाहती थी। अगर शादी करके वो एक बड़ी फैमिली में चली जाती तो कितना अच्छा होता। उसने सुहानी को मजाक भरे भाव से देखा और बोली, ओह माय गॉड, तुम जैसी दो कौड़ी की भिखारी यहां क्या कर रही है? और तुम इस लग्जरी ब्रांड स्टोर की ड्रेस को कैसे छू सकती हो? उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड जितेन गुप्ता और उसकी दो दोस्त भी थीं। अभी वो दूसरी सेक्शन में ड्रेस देख रही थी जब उसकी नज़र सुहानी के पास रखी ड्रेस पर पड़ी और वो उसे लेने के लिए आ गई थी। पर उससे पहले ही सुहानी ने उसे हाथ में ले लिया था। पर क्या फर्क पड़ता है? सुहानी और करण दोनों ही किसी फटीचर से कम नहीं थे। अब जब राठी फैमिली ने उन्हें घर से निकाल दिया था तो अब तो वो और भी ज्यादा गरीब हो चुके होंगे। उसका बॉयफ्रेंड जितेन गुप्ता था। भले ही गुप्ता फैमिली राठी फैमिली जितनी अमीर नहीं थी, फिर भी उनके पास पैसा और पावर था। प्रिया की बातें सुनकर पास खड़ी सेल्सवुमन जो उनके साथ दूसरे सेक्शन में गई थी, उसने भी सुहानी को अजीब नजरों से देखा। सुहानी के कपड़े देखकर वो समझ गई कि ये किसी गरीब फैमिली से होगी। उसने उसे सख्ती से देखा और बोली, अगर लेने की औकात नहीं है तो यहां पर किसी भी चीज को छूने की कोशिश मत करो। यहां हर एक ड्रेस बहुत महंगी है, आपकी छूने से खराब हो जाएगी। उसे सेल्सवुमन की बात सुनकर सुहानी की आंखों में आंसू आ गए। उसे हमेशा ऐसी ही बातें सुनने को मिलती थीं जब भी वो कहीं शॉपिंग करने अपने दोस्तों के साथ जाती थीं। तभी सीमा, जो करण के चुने हुए ड्रेस को कार्ट में रख रही थी, उसकी नजर उन सब पर पड़ी तो वो करण से बोली, सर, शायद मैम को कोई परेशान कर रहा है। इतना सुनते ही करण की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसकी बहन को कोई परेशान नहीं कर सकता था। जब वो राठी फैमिली में बस एक बेकार लड़का था, तब भी वो किसी को अपनी प्रिंसेस को परेशान नहीं करने देता था। करण की नजर जब प्रिया पर पड़ी तो उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। उसने तो आज इस लड़की से ब्रेकअप कर लिया था, तो फिर ये उसकी बहन को परेशान क्यों कर रही है? वो सीमा के साथ उनकी तरफ चला गया। उसे देखकर प्रिया ने मुंह बना लिया। उसे और भी गुस्सा आ रहा था। उसे याद आ गया कि कैसे करण ने उसका फोन काट दिया था। उसने प्यार से करण के सामने ही जितेन का हाथ पकड़ लिया और उसके शरीर से चिपक गई। वो करण को दिखाना चाहती थी कि अब वो जितेन के साथ है और जितेन उससे बहुत अच्छा और अमीर भी है। वहीं जितेन ने भी उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। वो भी करण को दिखाना चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड अब उसके साथ है, लेकिन करण को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सुहानी के पास आकर खड़ा हुआ और बोला, क्या हुआ प्रिंसेस? पर सुहानी ने सिर हिला दिया। वो अपने भाई को मुसीबत में नहीं खींचना चाहती थी, इसलिए बोली, कुछ नहीं भाई, चलिए हम यहां से चलते हैं। तभी प्रिया घमंड से बोली, क्या मतलब, क्या हुआ है? लगता है मुझसे ब्रेकअप करके तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है, जो तुम अपनी फटीचर हालत में भी अपनी बहन को यहां शॉपिंग करने के लिए ले आए हो। क्या तुम दोनों की औकात भी है यहां से कुछ भी खरीदने की? उसकी बात सुनकर करण ने उसे ठंडे भाव से देखा और बोला, मैं खरीद पाऊंगा या नहीं,
इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। प्रिया शर्मा। सुहानी ने जब सुना कि उसके भाई ने प्रिया से ब्रेकअप कर लिया है तो वो हैरान हो गई। क्या उसका भाई प्रिया से बहुत प्यार नहीं करता था? फिर क्या हुआ? पर कहीं ना कहीं वो इस वक्त बहुत खुश भी थी, क्योंकि प्रिया जैसी लड़की उसके भाई के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसे अच्छी तरह से पता था कि प्रिया एक बहुत लालची लड़की है। वहीं करण को इतनी घमंडी बातें करते देख प्रिया गुस्से से बोली, राठी फैमिली से निकलने के बाद भी तुम इतना घमंडी कैसे रह सकते हो? फिर उसने वो ड्रेस उसके सामने दिखाते हुए कहा, यह ड्रेस मुझे पसंद है और इसकी कीमत 70,000 है। मुझे नहीं लगता कि तुम जैसा फटीचर 700 रुपए भी अभी अपनी जेब से निकाल सकता है, इसलिए तुम्हें इसके बारे में भूल जाना चाहिए। जितेन भी करण का मजाक उड़ाते हुए बोला, छी, राठी फैमिली में तुम जैसा फटीचर इंसान कैसे हो सकता है? अच्छा किया जो उन्होंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। वैसे भी तुम किसी लायक नहीं हो। वैसे तुम अपनी कार रिपेयरिंग की पार्ट टाइम जॉब से कितना पैसा कमा लेते हो महीने में? कम से कम 1-2 हजार तो कमा ही लेते होंगे ना? और इस ड्रेस को खरीदने के लिए तुमने कितने सालों का पैसा जोड़ा है, जरा बताओ। उसकी बात सुनकर प्रिया और उसकी बाकी दोस्त भी हंसने लगीं और करण का मजाक उड़ाने लगीं। सेल्सवुमेन की आंखों में भी तिरस्कार भर गया था। वहीं सीमा थोड़ी हैरान थी और डर रही थी कि क्या करण पेमेंट कर पाएगा। तभी करण जो कुछ कहने ही वाला था कि उसके दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन बज उठी। डिंग! पता चला है कि होस्ट का अपमान हुआ है। होस्ट अपनी ताकत दिखाए और इन सबको सबक सिखाए तथा इनकी बेइज्जती करे। मिलने वाला इनाम 10 करोड़ रुपए और इस गैलेक्सी मॉल का 50% शेयर। इस बार सिस्टम ने करण को दूसरा ऑप्शन भी नहीं दिया। या तो वो इस टास्क को पूरा कर सकता था या फिर छोड़ सकता था। यह देखकर करण थोड़ा हैरान था। उसे तो लगा था कि सिस्टम हर बार की तरह अलग अलग ऑप्शन देगा। करण ने बिना झिझके प्रिया के हाथ से ड्रेस छीन ली और बोला, यह ड्रेस मेरी बहन को पसंद है और जो मेरी बहन को पसंद हो उसे कोई नहीं छीन सकता। और जैसी भिखारी तुम हो, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने सीमा की तरफ देखा और बोला, इस लड़की ने इस ड्रेस को छूकर गंदा कर दिया है। पहले मैं इस ड्रेस के लिए पेमेंट कर देता हूं। अगर इस ड्रेस को ड्राई क्लीन किया जा सकता है तो कर दो, ताकि इस लड़की की छुअन की स्मेल मिट जाए। और अगर ऐसा नहीं किया जा सकता तो इस ड्रेस को डस्टबिन में फेंक दो। उसकी बातें सुनकर प्रिया को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। करण की हिम्मत कैसे हुई उसकी बेइज्जती करने की? तभी करण बोला, और हां, इस स्टोर में जो भी सबसे महंगी और सबसे अच्छी ड्रेस है मेरी बहन को दिखाओ। उसकी बात सुनकर प्रिया, जितेन और प्रिया की सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगीं। अभी जो थोड़ी देर पहले उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी वो पूरी तरह गायब हो गई। प्रिया हंसते हुए बोली, ओहो, तो तुम यहां अमीर होने का नाटक कर रहे हो? और क्या तुम्हें पता है कि इस स्टोर की सबसे महंगी ड्रेस की कीमत कितनी है? तुमने ड्रेस लाने के लिए कह तो दिया, पर उसके लिए पेमेंट कैसे करोगे? तुम जो खुद भिखारी हो, जो महीने में 2-4 हजार कमाते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी स्टोर में आकर सबसे महंगी ड्रेस खरीदने की बात करने की? तभी जितेन भी बोला, मेरी बेबी बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हें तो जाकर ठेले से अपनी बहन के लिए कपड़े खरीदने चाहिए। इस ड्रेस को मेरी बेबी ने पसंद किया है तो अब ये उसी की होगी। इतना कहकर जैसे ही वो करण के हाथ से उस वाइट ड्रेस को छीनने वाला था, धड़ाम, करण ने उसे एक जोरदार लात मार दी, जिस वजह से जितेन दर्द से कराहते हुए पीछे गिर गया। वहीं प्रिया हैरान रह गई। उसकी दोस्त भी हैरान थीं। प्रिया जल्दी से जितेन के पास नीचे बैठी और बोली, बेबी, क्या तुम ठीक हो? जितेन ने करण को एक खूंखार नजर से घूर कर देखा, जैसे अभी उसकी जान लेना चाहता हो। फिर बहुत मुश्किल से खड़ा हुआ। प्रिया करण को देखकर गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेबी को लात मारने की? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम राठी फैमिली के निकम्मे छोटे बेटे हो? अभी तो तुम्हें राठी फैमिली से भी निकाल दिया गया है और तुमने अभी अभी गुप्ता फैमिली के बेटे को मारा है। क्या तुम्हें यकीन है कि गुप्ता फैमिली तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देगी? जितेन भी गुस्से से बोला, आज मैं देखता हूं कि तुम कैसे इस मॉल से बाहर जाते हो। सबसे पहले तो मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम जैसा फटीचर इस स्टोर से कुछ खरीद भी सकता है या नहीं, और मुझे यह भी देखना है कि तुम पैसा कहां से लाते हो। वहीं करण का उनकी बातों पर कोई ध्यान ही नहीं था, क्योंकि इस वक्त वो सिस्टम की स्क्रीन को देख रहा था, जहां पर उसे 10 करोड़ रुपए और इस मॉल का 50% शेयर मिल चुका था। ये मॉल इस शहर का सबसे बड़ा मॉल था। यहां सेलिब्रिटी से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन भी शॉपिंग करने आते थे, क्योंकि इस मॉल में बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स के स्टोर मौजूद थे।
और अब उसे इस इतने बड़े मॉल का 50% शेयर मिल चुका था। वहीं वो सेल्सवुमन भी करण का मजाक उड़ाने से खुद को रोक नहीं पाई और बोली, अच्छा, देखते हैं कि तुम पेमेंट कर पाते हो या नहीं। तभी सीमा उसे देखकर बोली, सर, क्या आप श्योर हैं कि आपको इस स्टोर की सबसे महंगी ड्रेस लेनी है? करण ने उसे देखा और बोला, मेरी बहन को दिखाओ, उसे जो भी पसंद होगा मैं ले लूंगा। तुम्हें पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सुहानी अपने भाई को रोकना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका भाई उस पर अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर दे, लेकिन करण ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और बोला, बच्चा, पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जो भी पसंद है तुम यहां से ले सकती हो। सुहानी ने थोड़ा हिचकिचाया, फिर हां में सिर हिला दिया और अपने भाई और सीमा के साथ ड्रेस देखने चली गई। उसे जो भी ड्रेस पसंद आती, करण उसे सीमा को दे देता और सीमा उसे ट्रॉली में रख देती। वहीं प्रिया, उसकी दोस्त और जितेन उनसे थोड़ी दूरी पर खड़े थे। वे करण की बेइज्जती देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि करण ड्रेस तो चुन लेगा, लेकिन पेमेंट नहीं कर पाएगा। प्रिया की एक दोस्त उसके पास आकर बोली, प्रिया, क्या तुम्हें लगता है कि यह फटीचर सच में पेमेंट कर सकता है? यह सुनकर प्रिया मुंह बनाकर बोली, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो, जैसे तुम्हें उसकी असलियत पता नहीं है। क्या तुम्हें पता नहीं कि वो महीने में कितना कम पैसा कमाता है? वो तो खुद की और अपनी बहन की खाने की जरूरतें भी मुश्किल से पूरी कर पाता है, तो वो इस स्टोर की सबसे महंगी ड्रेस, जिसकी कीमत लाखों में है, कैसे खरीद सकता है? प्रिया को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि करण यहां से ड्रेस खरीद सकता है। कुछ देर बाद सुहानी ने बहुत सारी ड्रेस चुन ली थी। अब वो और ड्रेस नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मुंह लटकाकर बोली, भाई, अब मुझे और कुछ नहीं लेना है। उसकी बात सुनकर करण ने सीमा की तरफ देखा और बोला, इन सब की बिलिंग कर दो। सीमा ने दोनों ट्रॉलियों को देखा। ड्रेसों का ढेर लगा हुआ था। उसने हां में सिर हिलाया और सभी लोग बिलिंग काउंटर की तरफ बढ़ गए। प्रिया, जितेन और उनके दोस्त भी पीछे पीछे चले गए। वे तो करण की बेइज्जती होते देखने के लिए बेताब थे। कुछ देर बाद स्टाफ ने टोटल बिल बताया। बिल सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि कुल बिल 86 लाख रुपए था। सुहानी भी पूरी तरह से हैरान थी। उसने अपने भाई का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो तो 500 रुपए की ड्रेस में भी खुश हो जाती थी। उसने कभी भी इतने महंगे कपड़े पहनने के बारे में नहीं सोचा था। वहीं जितेन, प्रिया और उनकी दोस्तें भी हैरान थीं। इतने पैसे तो वे भी आसानी से नहीं दे सकते थे। भले ही जितेन गुप्ता फैमिली का बेटा था, लेकिन उसने आज तक प्रिया की शॉपिंग पर 3 से 5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं किए थे। लेकिन फिर भी सबको पूरा यकीन था कि करण पेमेंट नहीं कर पाएगा। तभी करण ने अपना कार्ड काउंटर पर रख दिया। स्टाफ ने कार्ड को देखा। उसे भी यकीन नहीं था कि इतने साधारण दिखने वाले लड़के के पास इतना पैसा हो सकता है। फिर भी उसने कार्ड मशीन में डाला और मशीन करण की तरफ बढ़ा दी। करण ने पासवर्ड डाल दिया। सभी लोग सांस रोककर मशीन की तरफ देखने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि पेमेंट डिक्लाइन हो जाएगा, लेकिन तभी पेमेंट सक्सेसफुल! मशीन की आवाज पूरे काउंटर पर गूंज उठी। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। सभी की आंखें अविश्वास से फैल गईं। एक साथ 86 लाख रुपए का पेमेंट करना कोई छोटी बात नहीं थी। सबसे ज्यादा हैरान प्रिया, जितेन और उनकी दोस्तें थीं। और सबसे ज्यादा पछतावा स्टोर की उन सेल्स व्यूमन को हो रहा था जिन्होंने करण को उसके कपड़ों से जज किया था। इतना बड़ा और अमीर ग्राहक उनके सामने था, लेकिन उन्होंने उसे पहचानने की बजाय उसका मजाक उड़ाया। उन्हें इस वक्त सीमा से जलन हो रही थी, क्योंकि 86 लाख की सेल पर सीमा को बहुत बड़ा कमीशन मिलने वाला था। वहीं सीमा के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसे सच में पैसों की बहुत जरूरत थी और ये डील उसकी जिंदगी बदल सकती थी। स्टाफ तुरंत सम्मान से झुक गया और बोला, सर, क्या आपके साथ कोई आया है जो इतने सारे बैग्स ले जा सके? या फिर हम अपना स्टाफ भेज दें जो आपकी कार तक सारे बैग्स पहुंचा दे? उसकी आवाज सुनकर सब होश में आए। प्रिया अविश्वास से चिल्लाई, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। करण जैसा फटीचर इतना बड़ा पेमेंट कैसे कर सकता है? जरूर इसमें कोई धोखा है। लेकिन अब किसी स्टाफ को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सभी स्टाफ करण के आसपास इकट्ठा हो गए। तभी एक स्टाफ जल्दी से एक कार्ड लेकर आया। उसने सम्मान से झुककर कहा, सर, यह हमारे स्टोर का वीआईपी कार्ड है। अगली बार जब भी आप हमारे स्टोर में आएंगे, आपको स्पेशल डिस्काउंट और वीआईपी सुविधाएं मिलेंगी। क्या जितेन अपनी बेइज्जती का बदला ले पाएगा? क्या प्रिया को इस बात का पछतावा होगा कि उसने करण को छोड़ दिया? क्या करण की असली पहचान सबके सामने आएगी?
या फिर कहानी में आने वाला है एक और बड़ा ट्विस्ट?